जैसा कि एक सीरीज हम लोगों का चल रहा है जिसमें बिहार बीपीएससी शिक्षक को लेकर के उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं कवर कर रहा हूँ और आप लोग साथ में भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो इससे पहले मैंने कांग्रेस अधिवेशन पे एक वीडियो डाला था जिसमें बस वो सिर्फ आप सुन लीजिएगा, तो कांग्रेस से कोई भी क्वेश्चन छूटने की उम्मीद नहीं है। और इसी तरह से जो आज का जो टॉपिक है वो महात्मा गांधी, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी एग्ज़ाम बिहार लेवल का हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो महात्मा गांधी से अमूमन एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसी दरमियान आज हम लोग महात्मा गांधी के टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें मेरा उम्मीद है, मैं मतलब ये आस लगाता हूँ कि इसमें इससे बाहर क्वेश्चन जाने की कोई ये नहीं है। ठीक है, चलिए मैं अब शुरू करता हूँ महात्मा गांधी के बारे में। देखिए, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता होगा। तो महात्मा गांधी का जितने भी आंदोलन हुए हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में बारी बारी से पहले इनका बेसिक कुछ जान लीजिए जो आप लोग जानते भी होंगे। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। यहाँ से भी कितने बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे हुआ था, तो पोरबंदर, और वो कहाँ है, गुजरात में। इतना सब जानते होंगे। देखिए, इसके बाद है कि इनके पिता का नाम जो है करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई गांधी और पत्नी का कस्तूरबा गांधी। ये भी थोड़ा याद करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, माता और पत्नी में कन्फ्यूज़न ना हो। उनकी जो महात्मा गांधी का जो माता जी थे वो पुतली बाई गांधी और पत्नी कस्तूरबा गांधी। जन्म जब पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1869। देखिए दोस्तों, मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा तो याद ही हो जाएगा। और देखिए, महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। देखिए, 2 लाल थे माने हरिलाल मनीलाल और 2 दास थे, रामदास और देवदास। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद थोड़ा रखिएगा। 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। इसके बाद जी नहीं, 4 हुआ, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और एक जो 5वां पुत्र वो मानते थे वो जमुना लाल बजाज को मानते थे, जो अपने इस चारों पुत्र से ज़्यादा मानते थे। किसको, तो जमुना लाल बजाज को। ये इनको 5वां पुत्र मानते थे। कौन, तो महात्मा गांधी। किनको, तो जमुना लाल बजाज को 5वां पुत्र। चलिए, अब यहाँ तक तो समझ गए, उनका बेसिक जानकारी ले लिए। अब देखिए, इनका महात्मा गांधी जन्म के बाद जो है सो पालन पोषण होने के बाद जो है सो पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। कब से कब, तो 1889 से 91। और वहाँ पढ़ाई करने के लिए चले गए। इसके बाद 1882 में इनका शादी हो गया। 1882 में वो क्या किए, शादी कर लिए। उनकी पत्नी कौन थी, कस्तूरबा गांधी। उनसे शादी किए 1882 में। और देखिए, अब महात्मा गांधी का जो भूमिका शुरू होता है उस पे फोकस कीजिए, कहाँ से शुरू होता है। तो 1882 में उन्होंने शादी की है और 83 में एक केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वो कहाँ, कब, तो 1883 में केस लड़ने के लिए कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका। और वहीं से महात्मा गांधी माने आंदोलन में या जो भी समझिए वहाँ से अस्तित्व में आते हैं। और महात्मा गांधी एक फिनिक्स फॉर्म, पहला आंदोलन, देखिए पहला भारतीय आंदोलन पूछेगा तो ये नहीं है, लेकिन ये फिनिक्स फॉर्म की पहला जो आंदोलन है वो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने शुरू किया। फिनिक्स फॉर्म की जो आंदोलन है वो कहाँ से शुरू किया, दक्षिण अफ्रीका में। पहला, अगर महात्मा गांधी का पहला आंदोलन पूछेगा तो वो कौन है, फिनिक्स फॉर्म। बात समझ रहे हैं ना। वो कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किए थे। वो क्यों गए थे, तो एक केस लड़ने के लिए गए थे। अब इस पे भी डिटेल है कि कौन चीज़ का केस लड़ने के लिए गए, तो ये सब इतना अंदर से जाएगा नहीं क्वेश्चन, इसीलिए मैं जो आने की संभावना है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद फिर जो है सो
जब फिनिक्स फॉर्म का आंदोलन वहाँ पे जो है सो किए, उसके बाद वहाँ पर उनको एक गुरु से मुलाकात होता है, माने एक व्यक्ति से मुलाकात होता है। वो व्यक्ति कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों एक बात जान लीजिए कि यही गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। और पूछेगा कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ मिले थे वो? दक्षिण अफ्रीका में। और देखिए वहाँ दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से वहाँ मुलाकात होती है, जिसमें एक है गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरा है रस्किन गोपाल कृष्ण गोखले जो इनका थे वो प्रथम गुरु थे। और उन्होंने ही प्रेरणा दिया था महात्मा गांधी को। जो आप जो है सो रस्किन एक पुस्तक है जहाँ से उनको भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी। ये बात गोपाल कृष्ण गोखले बताए थे महात्मा गांधी को, जो आप जो है सो ये रस्किन नामक पुस्तक को आप अध्ययन कीजिए। और इस अध्ययन से भूख हड़ताल का जो सीख मिला था महात्मा गांधी को, वो कहाँ से मिला था? तो रस्किन से। रस्किन एक क्या है? पुस्तक है। तो देखते होंगे कि महात्मा गांधी बराबर कोई भी आंदोलन में भूख हड़ताल कर देते थे। अब भूख हड़ताल जो होता है ना, वो एक बहुत ही इफेक्टेड होता है कि जब आप भूख हड़ताल करते हैं तो वो आंदोलन जो है सो एकदम उग्र रूप धारण कर लेता है। उस पर सुनवाई जो है सो एकदम थोड़ा तेज़ी से होने लगता है। तो इसीलिए ये भूख हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से मिला था? रस्किन नामक पुस्तक से। किसने बताया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद एक और व्यक्ति से वहाँ उनको मुलाकात हुए थे, जो ये थे लियो टॉल्स्टॉय। देखिए पहला गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन इनको मुलाकात हुआ था एक और से, लियो टॉल्स्टॉय से। लियो टॉल्स्टॉय नाम के एक व्यक्ति से, जिन्होंने उनको आंदोलन करने के बारे में बताए थे। आंदोलन के बारे में सिखाने वाले जो गुरु थे या जो व्यक्ति थे वो कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, फिर से सुन लीजिए। जो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी किस पुस्तक से भूख हड़ताल की प्रेरणा लिए थे? तो रस्किन नामक पुस्तक से। लियो टॉल्स्टॉय जो मतलब थे वो महात्मा गांधी आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिला था? आंदोलन का ज्ञान उनको कहाँ से मिला था? तो लियो टॉल्स्टॉय ने उन्होंने इनको जो है सो आंदोलन का ज्ञान दिए थे, प्रेरणा दिए थे। और लियो टॉल्स्टॉय ने महात्मा गांधी को बोले थे कि तुम भारत जाओ, लेकिन 1 साल तक कोई आंदोलन नहीं करना। 1 साल तक कोई आंदोलन नहीं करना और तुम जो है सो स्टूडेंट लाइफ जीवन यापन करना, माने छात्र जीवन यापन करना। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने के बाद जो है सो तुम तुरंत आंदोलन कर देना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 1 साल के लिए उनको बोला था कि तुम एक छात्र की तरह जीवन जीना। अब देखिए दोस्तों, यहीं से अब जो है शुरू होना प्रारंभ हो गया। 1 साल के लिए ये स्टूडेंट बन के उनको कौन बोला था रहने के लिए? लियो टॉल्स्टॉय। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को पहली बार भारत आए विदेश से महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 को भारत आए। अब जब 1915 में भारत आए तो चूँकि उन्होंने 1 साल छात्र जीवन रहने का ये संकल्प किया था, और उनको मतलब ये लियो टॉल्स्टॉय ने बोला था कि 1 साल आप आंदोलन नहीं करोगे। तो उन्होंने भारत आने के बाद 1916 में साबरमती आश्रम, जो मतलब साबरमती आश्रम का क्या किए, माने साबरमती आश्रम बनवाए नदी किनारे। तो वो साबरमती आश्रम बनाने के लिए पैसा कौन दिए थे? तो अम्बालाल साराभाई। साबरमती आश्रम कब बनाए थे? तो 1916 में। बनाने के लिए पैसा कौन दिया था? अम्बालाल साराभाई। वो साबरमती आश्रम का स्थापना किए। और इसके बाद 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था।
तो बिहार के राजकुमार शुक्ल से वहाँ पे गांधी जी का मुलाकात होते हैं। गांधी जी को एक बिहार के ही राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होता है, कहाँ? लखनऊ अधिवेशन में। तो उन्होंने ही महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए न्योता दिए थे कि बिहार आइए और वहाँ से आप सत्याग्रह कीजिए, आंदोलन कीजिए। लेकिन महात्मा गांधी को तो 1 साल के लिए बोला था कि आप छात्र जीवन जिएंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं आऊँगा, आप तब तक चलिए, मैं बाद में आऊँगा, अभी हमें 1 साल जो है सो कोई आंदोलन नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों फिर 1916 के बीत जाने के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह, भारत का पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में बिहार में ही चंपारण पड़ता है, वहाँ से शुरू हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किए। अब उस देखिए चंपारण सत्याग्रह शुरू करने का क्या रीजन था, आखिर क्यों यह चंपारण सत्याग्रह शुरू किए? तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज के द्वारा क्या हो रहा था कि 3 कठिया कानून लाया था अंग्रेज। 3 कठिया कानून का मतलब समझिए, 3/20 माने 20 कट्ठा खेती अगर आप करते हैं तो उसमें 3 कट्ठा खेत में नील उपजाना पड़ेगा। जो नील क्या करेगा, तो खेत को बंजर बना देता है। अगर माने 20 प्रत्येक साल 3 कट्ठा खेत बंजर होते जा रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा समस्या था कि भाई ये तो माने काफ़ी अंग्रेज अत्याचार कर रहा है, तो इस कानून को ख़त्म किया जाए। क्योंकि जब तक मान लीजिए आप प्रति साल 3 कट्ठा खत्म कर देंगे तो एक समय आएगा जो खेती करने के लिए ज़मीन बचेगा ही नहीं। तो ये एक तरह से बहुत ही खतरनाक कानून था किसानों के लिए। तो ये 3 कठिया कानून को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे, वहाँ भी उनको सफलता मिल गई। 1917 में महात्मा गांधी को सफलता मिला और ये जो 3 कठिया कानून है वो ख़त्म हो गया। फिर 1918 खेरा आंदोलन हुआ। 1918 देखिए 1916 में कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, माने अधिवेशन हो रहा था, लेकिन वहाँ पे महात्मा गांधी की उतना कोई रोल वहाँ पे नहीं था। उसके बाद 1917 से महात्मा गांधी का कोई अगर पूछेगा भी, भारत में पहला महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। इसके बाद खेरा आंदोलन हुआ था, कब? 1918। 1918 में खेरा आंदोलन हुआ। इसके बाद 1918 में ही मिल मजदूर का आंदोलन हो रहा था, जिसमें मिल मजदूर, अब महात्मा गांधी जी जो थे वो भूख हड़ताल किन से सीखे थे? अभी मैंने पढ़ाया था, रस्किन नामक पुस्तक से भूख हड़ताल के बारे में लिए थे। अब यही पहला भूख हड़ताल का उन्होंने प्रयोग किया था, कहाँ? मिल मजदूर। जब मिल मजदूर आंदोलन हो रहा था तो वहीं पर पहली बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल किए थे। ठीक है, तो 1918 में भी इनको सफलता मिल गई, जो मांग थे वो पूरा होते चला गया। महात्मा गांधी थोड़ा सा जो है सो यहीं पे मतलब भूल कर गए, क्योंकि महात्मा गांधी को लग रहा था कि हमने जो जो कर रहे हैं वो सारा सक्सेस हो रहा है, तो उन्होंने टेस्ट मैच को 2020 समझ लिया। इन्होंने समझा कि एकदम तुरंत से जो है सो लपेट देंगे, आज़ादी मिल जाएगी हमें। ये महात्मा गांधी की थोड़ी भूल हो गई। इसके बाद फिर 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट एक जो है सो कानून बना था। अब देखिए, तो रॉलेट एक्ट कानून के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रॉलेट एक्ट कानून एक काला कानून था, जो मुख्य रूप से लाया किस लिए था कि उस समय में ना बहुत सारे युवा जो थे वो क्या करते थे कि माने उग्र रूप धारण कर लेते थे, माने आतंकवादी टाइप से बन जाते थे कि भाई हमको आज़ादी चाहिए, तो कहीं पे बम मार देते था, मतलब कहीं पे कुछ कर देता था, कहीं से अंग्रेज के साथ कुछ कर देता था, माने उग्र धारण कर लेता। इस पर कंट्रोल के लिए अंग्रेज ने एक रॉलेट एक्ट कानून लाया था कि हम संदेह के आधार पे, जिस पे हमको शक होगा, तो शक के आधार पे न दलील न वकील
के आधार पर हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। अब देखिए, ये तो था कि मतलब काला कानून था कि भाई शक के आधार पर गिरफ्तार करके हम जेल में डाल देंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और ये मतलब जो है सो रॉलेट एक्ट कानून जब लाया तो इस पर जो है सो भाई ये तो स्वाभाविक है कि एकदम काला कानून था। तो कब लाया था रॉलेट एक्ट? तो 1919 में ही। कब? 6 अप्रैल को। अब 6 अप्रैल को ये काला कानून नियम आया और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें भारत के बहुत सारे तमाम दिग्गज उस समय के आंदोलनकारी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक बड़ा सा मतलब मंच पर मीटिंग कर रहे थे कि इस कानून का हम लोग विरोध करेंगे। यही बात अंग्रेज को पता चला और उन्होंने क्या किया, उस पर जाकर अंधाधुंध गोली फायरिंग कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उस पर गोली फायर कर दिया, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का इसके जांच के लिए जो है सो हंटर कमीशन का मतलब ये एक टीम बना जो इनका बाद में जांच किया। हालांकि उस जांच से कुछ उतना हुआ नहीं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब जो है सो उग्र रूप धारण कर लिया था देश में। अब जो है सो अब एकदम, चूंकि उसमें बहुत सारे निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया गया था, बहुत सारे मर गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, महात्मा गांधी को भी लगा कि अब अंग्रेज जो है सो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, तो उस पर क्यों ना अब सख्त कानून बनाया जाए, तो माने कुछ किया जाए। तो 1920 में असहयोग आंदोलन ये बहुत माने एक्स फैक्टर के रूप में आया। 1920 में असहयोग आंदोलन। अब देखिए, ये 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग नाम से ही क्लियर है। अ माने नहीं, सहयोग माने कोई सहयोग, माने हम भाई अंग्रेज से कोई सहयोग नहीं लेंगे। अब हमको एकदम आंदोलन उग्र रूप से करना है। असहयोग आंदोलन उन्होंने, देखिए महात्मा गांधी सबसे बड़ा गलती कर दिए असहयोग आंदोलन ला करके। चूंकि देखिए आपके पास कुछ है नहीं, आपके अंदर में कुछ है नहीं, आप कह रहे हैं कि हम असहयोग करेंगे, मतलब बिना सहयोग लिए हम करेंगे। तो भाई आप बाल भी मतलब बाल भी बनाते हैं अंग्रेज का, आप कई माने कुछ भी काम अगर करते हैं तो बिना सहयोग बिना कुछ के तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी आप कह दिए कि हम साफे असहयोग कर देंगे, मतलब कुछ करबे नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक है कि अंग्रेज का जब हम बाल भी बनाते थे तो उसका क्या होता था, पैसा मिलता था, उसका कुछ भी करते थे तो कुछ मुझ जो मिलता था वो सारा एकदम डायरेक्ट बंद हो गया। और इनको लगा महात्मा गांधी को कि 1920 में हम इतना बड़ा जो है सो आंदोलन करेंगे ना, तो 2-4-5 साल में हमको आज़ादी मिल जाएगी, अंग्रेज सब चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलती वो कर गए अंग्रेज सब जो है सो। अब थोड़ा माने ये हो गए, टाइट हो गए कि भाई अब नहीं। महात्मा गांधी का जो थोड़ा सा भूल हुआ था वो 1920 में असहयोग आंदोलन करके हुआ था। हालांकि देखिए इनका परिणाम उतना कुछ नहीं। अब देखिए असहयोग आंदोलन कहीं से सफलता मिल नहीं रही थी, वो कहीं पे असर उनका दिख नहीं रहा था। तब महात्मा गांधी ने सोचा कि अब इसको हम वापस कर लें। तो भाई डायरेक्ट तो वापस लेगा नहीं वो असहयोग आंदोलन। तो उन्होंने क्या किए कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोड़ा नामक एक जगह था, वहाँ पे असहयोग आंदोलन करते हुए बहुत सारे लमसम जो है सो मान के चलिए कि 1000-2000 के संख्या में व्यक्ति 5 फरवरी को ये असहयोग आंदोलन करते हुए बढ़ रहे थे। चूँकि उसमें बहुत सारे लोगों का मतलब समर्थन था महात्मा गांधी को मिले हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि एकदम जा रहे थे सड़क पे, तो देखा कि बहुत सारे पुलिस वहाँ पर जो है सो थाना में था। तो उन्होंने उन पुलिस पर ही हमला कर दिया और हमला इतना जोरदार किया कि बहुत सारे पुलिस क्या किए, लॉकर में अपने आप को बंद कर लिए। माने वो जेल में जो होता है ना थाना में, उसमें क्या किए, बंद कर लिए अपने आप को। तो बंद जब कर लिए तो उन्होंने मतलब जैसे ही अपने आप को उसमें लॉकर बंद कर लिए, तो वहाँ पर जो उग्र रूप जो भारत के बहुत सारे युवा सब जो धड़े थे, उन्होंने क्या किया, तो इस चीज़ को
बाहर से ही बंद कर दिया। जब ये अंदर से बंद किया तो उसको बाहर से ही बंद कर दिया। अंग्रेज को लगा कि भाई ये क्यों कर रहा है, बाद में उस पर मिट्टी तेल क्या किया डाल दिया, और जो है सो मैंने मिट्टी तेल डालने के बाद उसमें आग लगा दिया गया। अब जैसे ही उसमें आग लगा तो ये एक जो है सो बड़ा मामला हो गया। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि भाई ये जो है सो आंदोलन उग्र रूप धर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि जब जब आंदोलन उग्र रूप धरेगा तो सफलता नहीं मिलती है। तो उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि जब असहयोग आंदोलन वापस लिए तो फिर वहाँ पे बवाल हो गया। बवाल ये हो गया कि भारत के जो व्यक्ति असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी के समर्थन कर रहे थे वो डायरेक्ट अब इनके खिलाफ चले गए। अब सोच रहे थे कि भाई महात्मा गांधी बहुत बड़ा गलती किया है, वापस क्यों लिया, हम आज़ादी हमको चाहिए तो वापस नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जो भीड़ आज तक अंग्रेज के खिलाफ था वो अब महात्मा गांधी के खिलाफ हो गया कि तुरंत उस यही देखिए असहयोग आंदोलन। जब ये चोरी चोरा हत्याकांड हुआ तो इसी के दरमियान में महात्मा गांधी को दोषी करार दिया गया और अंग्रेज ने उनको क्या किया तो जेल में डाल दिया। अब जैसे ही जेल में डाल दिया तो महात्मा गांधी चले गए जेल। अब नेतृत्व करने वाला भाई जेल चला गया। तो जेल जाने के बाद उन्होंने एक जो है सो मतलब क्या किया, जेल जब चला गया तो वहाँ पे अब उनको जो है सो 6 साल के लिए सज़ा सुना दी गई। तो सज़ा 6 साल के लिए सुनाया गया, लेकिन वो थोड़ा नौटंकीबाज थे गांधी जी। तो वो क्या किए, माने बोला कि हमको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो माने एकदम जैसे होता है ना एकदम पतला दुबला सा थे ही, एकदम जैसे ही सुता देता था, जैसे ही सुला देते थे तो वैसे ही सुतले रह जाते थे। फिर उसको उठा के खाना पीना खिलाते थे। तो अंग्रेज सब कहा कि रे भाई गांधी मर उड़ जाएगा, ये बूढ़ो, तो फिर देश में बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, तो इसको जो है सो बाहर कर दो, क्योंकि वो मरने वाला ही है। देखो एकदम तबीयत उनका बेकार होते जा रहा है दिनों दिन। तो उसको क्या किए, बाहर कर दिए। अब जैसे ही बाहर किए तो महात्मा गांधी देखा कि भाई अंग्रेज कोई नहीं है, अब सब हमको बाहर कर दिए, एकदम भागा वहाँ से। अब भागे हुए 1924, देखिए वो चालाक थे महात्मा गांधी, थोड़ा उनको बुद्धिजीवी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अब देखिए देश में उस समय में यूट्यूब तो था नहीं कि सबको पता चलता गांधी जी बाहर आ गए। तो उन्होंने 1924 में जैसे ही 22 में ऐसे जेल उल हुआ, बाहर निकले, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बन गए, भाग ले लिए वहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन। अब सब लोग को लगा कि भाई गांधी छूट गया, गांधी छूट गया, गांधी छूट गया। अब 1924 में सीधा कांग्रेस अधिवेशन में भाग ले लिया। कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं, अध्यक्ष ही बन गए। आप लोग को कांग्रेस अधिवेशन वाला मैं वीडियो बताया हूँ, उसमें बताया था। और वहाँ अध्यक्ष बन करके सारा एकदम तुरंत आंदोलन, अब वहाँ से सारा सभी को पता चल गया कि गांधी छूट गया। अब आता है 1930। इस बीच में भी देखिए कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं गांधी जी। उस समय में देश में महामारी थे, तो उस समय उस सब का खुद से भी इलाज किया करते थे, हॉस्पिटल में जा करते। तो कुछ कुछ जो सोशलाइजेशन मतलब सोशल जो वर्क होता है वो सब कर रहे थे। इसी बीच 1930 सविनय आज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को जो है सो शुरू हुआ। ये इफेक्टेड आंदोलन था। ये एकदम एक तरह से समझिए, देखिए तो हम लोग को उतना कहानी के थ्रू तो बता रहे हैं ताकि याद रहे, लेकिन याद रखिएगा महात्मा गांधी का कांग्रेस अधिवेशन पहले 1924 में हुआ था। चोरी चोरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और 6 अप्रैल 1930 को सविनय आज्ञा आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय आज्ञा आंदोलन। सविनय आज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा जान लीजिए। सविनय आज्ञा आंदोलन का मतलब ही होता है कि अब हम मार पीट करके आंदोलन नहीं करेंगे, अंग्रेज को नहीं भगाएंगे, अब हम प्रणाम करके अंग्रेज को भगाएंगे। जैसे ही कोई आंदोलन होता था, कोई बिल लाता था, माने कोई भी चीज़ अंग्रेज लाता था, तो उसको कहता था कि हे अंग्रेज महोदय, हमें इस चीज़ को करने दीजिए, हमें ये करने दीजिए, नहीं तो आपको जो है सो जो करना है सो कर लीजिए। माने 20 आदमी 500 आदमी चला जाता था, बोलता था कि आप जो ये कानून लाए हैं उसका हम लोग खिलाफ हैं, वो कानून नहीं चलने देंगे, आपको जो करना है सो कर लीजिए, कितने को मारिएगा। उसी को बोला जाता है दोस्तों सविनय आज्ञा आंदोलन। इसमें एकदम आज्ञा का पालन करते हुए करता है कि मतलब एकदम सविनय बन के।
इसके बाद 12 मार्च 6 अप्रैल दांडी मार्च हुआ था नमक के लिए। ये जो है सो 75 आदमी से शुरू किया था 75, बाद में जाकर के वो 12-13 हज़ार आदमी उसमें महात्मा गांधी के सहयोगी हो गए। तो दांडी मार्च जब पूछेगा तो 12 मार्च से 6 अप्रैल कब 1930 में ही हुआ था, ठीक है। और सविनय अज्ञा आंदोलन 1930 6 अप्रैल। देखिए चूंकि दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल को हुआ था ना, तो अंग्रेज सब आया था कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अज्ञा आंदोलन ला दिया कि हम मारपीट नहीं करेंगे। दांडी मार्च को जैसे ही वो भीड़ काफ़ी बढ़ता चला गया, तो दांडी मार्च में वहाँ पे आदमी चूंकि बहुत था, तो सोचा कि क्यों न दांडी मार्च को ही हम एक आंदोलन के रूप में निकाल दें। तो उसी को देखिए 12 मार्च से 6 अप्रैल देख रहे हैं ना, ये दांडी मार्च हो रहा था। लेकिन जैसे ही भीड़ ज़्यादा हुआ तो महात्मा गांधी चलाक थे, उन्होंने कहा कि भाई भीड़ का फ़ायदा क्यों न लिया जाए, तो तुरंत इसको एक आंदोलन बना दिए। कौन आंदोलन? सविनय अज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। अब सविनय अज्ञा आंदोलन बन गया। अब देखिए इसी में जो है सो अब 6 अप्रैल 1930 में सविनय अज्ञा आंदोलन हो गया। अब देखिए इसके बाद फिर 1931 आता है, 5 मार्च 1931, जिसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? चूंकि देखिए हुआ क्या था कि जब ये सविनय आज्ञा आंदोलन होने के बाद गांधी जी को वहाँ एक मतलब उसके बीच में भी कुछ कहानी है, लेकिन इतना समझ जाइए कि 1931 में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931। फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, यहाँ पर एकदम उग्र रूप धारण कर लिया था। अब आंदोलन जो है सो सीधा एकदम स्पष्ट हो गया था कि भाई अब जो है सो भारत अंग्रेज छोड़ के तुम लोग चले जाओ, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया गया, और महात्मा गांधी की जो है सो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1998 को गोली मार करके हत्या कर दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का हत्या कोई व्यक्ति बोलते हैं कि सही है और कोई व्यक्ति बोलते हैं कि गलत है, लेकिन मेरा मानना है कि बिल्कुल नाथूराम गोडसे गलत किया था। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर नाथूराम गोडसे देशभक्त था, उसको लगा कि गांधी जी देश के हित में गलत कर रहे हैं, तो कोई ऐसा पुस्तक आज तक आप दिखा दीजिए हमको जिसमें नाथूराम गोडसे ने देश आज़ादी में एक थप्पड़ भी खाया होगा। समझ गए? तो छोड़िए खैर ये बात। फिर जो है मृत्यु उनका हो गया 1998 में। और देखिए कुछ कुछ पॉइंट है जो छूट गए हैं, तो इसको हम यहाँ कवर करवा देते हैं। 1919 में जो है सो खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1919 से 1922 के बीच में चला था खिलाफत आंदोलन। और स्वराज पार्टी 1923 में महात्मा गांधी बनाए थे। कब? स्वराज पार्टी 1923 इलाहाबाद में। जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल महात्मा गांधी से थोड़ा खफा थे, तो उन्होंने चित्तरंजन दास और मोतीलाल मिल करके जो है सो ये किए थे। और महात्मा गांधी करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। और इसके बाद समाधि स्थल, जहाँ पर उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद जो वहाँ उनको जो है सो जहाँ पर जला दिया गया, उसको दोस्तों राजघाट बोला जाता है। समाधि स्थल राजघाट बोला जाता है। और जो है सो समाधि स्थल राजघाट। तो कुल मिला के आज जो है सो हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जितने भी मुख्य टॉपिक है उसको हमने कवर कर लिया है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।